Welcome dear learners into yet another video lecture of English teaching and training. Dear learners, our today's topic is critical analysis and appreciation of the poem Once Upon a Time by Gabriel Okara. Dear learners, आपको ये मालूम हो गया कि पार्ट 1 जो इसका है, पार्ट 1 वंस अपॉन ए टाइम जो वीडियो लेक्चर हमने बनाया इस पे अपलोड हुआ है चैनल पे, तो उसमें हमने इस पोइम का टेक्स्ट लिया, उसको पढ़ा स्टेंजा वाइज और वहाँ पे जानने की कोशिश की जो पोइट है वो क्या बोलना चाहता है, हमारे पास क्या मैसेज देना चाहता है, और पर्टिकुलरली फॉर द अफ्रीकन्स या जो पर्सोना है इस पोइम का, दैट इज़ अ फादर टॉकिंग टू हिज सन, तो वो क्या कहना चाहता है. सो डियर लर्नर्स, इफ़ यू हैवंट सीन दैट, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, प्लीज़ यू गो फॉर दैट वीडियो वंस अपॉन टाइम पार्ट 1, उसको पूरा देख लीजिए उस वीडियो को, तो फिर यहाँ पे आइए, तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट 2. तो चलिए हम सीधे चलते हैं वंस अपॉन ए टाइम and we will go for the critical analysis and appreciation of this very poem. जहाँ तक बात हम पोएम की कर लेते हैं वंस अपॉन ए टाइम बाय गैब्रियल ओकारा, अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वहाँ पे हमें द पोएम हैज़ गॉट 7 स्टेंजाज, और जो स्टेंजा 1 to 4 है, द स्टेंजा फ्रॉम 1 to 4, इट हैज़ गॉट 6 वर्सेस और सिंपली कॉल्ड एज लाइन्स, 6 लाइन्स. In stanza 1 to 4 there are 6 lines on equal length. Then we have stanza 5, it has got 8 lines or verses. Then stanza 6, it has got 7 lines, and stanza 7, last one, it has got 4 verses. तो ये स्ट्रक्चर है इस पोइम का. अगर हम राइम स्कीम की बात करें, there is no particular rhyme scheme in this very poem. It has got इरेगुलर राइम स्कीम, कहीं पे आपको लग रहा है राइम है, लेकिन ओवरऑल आपको जब आप देखते हैं देयर इज़ नो पर्टिकुलर राइम स्कीम. सो दिस पोएम हैज़ गॉट एन इरेगुलर राइम स्कीम. इसके बाद अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज की, जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, जो पोइट ने इसमें लैंग्वेज यूज़ की है, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी. बिल्कुल आप आसानी के साथ समझ सकते हैं इस पोएम को, एंड वी कैन कॉल इट हियर इट इज़ सम टाइम ऑफ oral traditional storytelling of the African people. जो एक ट्रेडिशन है उनका, जो वो oral story कहते हैं, तो उसी अंदाज से इस पोइम को बोला गया है या यहाँ पे हमारे सामने लाया गया है. Then after this we will go for the themes of the poem. अगर थीम की हम बात करेंगे पोइम की Once Upon a Time by Gabriel Okara, it has got many themes actually, and the first or important one is this, that is loss of dignity and pride in African people. So पहला जो इम्पॉर्टेंट थीम हाईलाइट किया है, टच किया है ऑथर ने, पोइट ने इस पोइम में, वो है लॉस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड. जो गुरूर था, जो जिस पे वो फख्र करते थे, तो वो क्या थी? दैट वाज ऑनेस्टी, सिंपलिसिटी एंड सिंसियरिटी ऑफ द अफ्रीकन पीपल. लेकिन जब मॉडर्निज्म के पीछे वो आ गए, व्हेन देयर वाज इन्वेजन ऑफ यूरोपियन पीपल, दे लॉस्ट ऑल दिस डिग्निटी एंड प्राइड. सो पहला थीम यही है कि अफ्रीकन लोगों के पास जो चीज़ थी वो खो बैठे ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ यूरोपियंस. नेक्स्ट वन इज देयर, द थीम इज़ कंप्रोमाइज एंड कल्चरल एलिनेशन. यस, जब वहाँ पे यूरोपियंस आए तो अफ्रीकन्स जो थे उन्होंने अपने कल्चर के साथ कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर दिया. उनको अपना कल्चर, जिसको हम कहेंगे इन्फीरियर लगने लगा, तो वो इमिटेट करने लगी यूरोपियंस को, ब्रिटिशर्स को, कि नहीं ये इनके जो मैनर्स हैं, कल्चर जो इनका है वो हमारे कल्चर से ज़्यादा बेहतर है. सो दिस थीम इज़ ऑल्सो देयर इज़ कंप्रोमाइज. द पोइट शोज द कंप्रोमाइज डन बाय द अफ्रीकन्स for the sake of European culture. And again the important theme is there, it is hypocrisy. Yes, the poem highlights the hypocrisy because यहाँ पे जब हम पोइम में देखते हैं, पोइट बार बार एक कहना चाहता है पोइम में कि जो आजकल के लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, पर्टिकुलर द अफ्रीकन्स जिनकी ये बात कर रहा है, पोइम के बैकड्रॉप्स अगर हम यहाँ बात करें कि उनमें हिपोक्रेसी आ गई है. वो एक हैं, दिल से एक चीज़ सोचते हैं, ज़ुबान पे और एक बात बोलते हैं, या
किसी के मतलब कुछ और फीलिंग्स दिल में होती है और ज़ुबान से वो उसकी तारीफ़ें करना स्टार्ट कर। सो हर एक उठने बैठने में, रवैये में, किसी के घर जाने या आने में, हर चीज़ में हिपोक्रेसी आ गई है। तो ये थीम भी हाईलाइट किया गया है इस पोएम में बाय गैब्रियल ओकारा। नेक्स्ट वन इज़ अवेयरनेस एंड आइडेंटिटी। तो इसके मतलब भी जोर दिया गया है, गैब्रियल ओकारा चाहता है कि जो अफ्रीकन्स हैं, जो उसके फेलो कंट्रीमैन हैं, कि उनको अवेयर करे अपने आइडेंटिटी से, अपने कल्चर से, जो उनके पास था, जो उनकी शनाख्त थी, जो उनकी, जिसको हम कहेंगे पहली लाइन में हमने बोला, जो उनका वहाँ पे फ़ख्र करने की चीज़ थी, द ऑनेस्टी, द सिंपलिसिटी, द सिंसेरिटी इन रिलेशंस। तो उसके मतलब भी यहाँ ध्यान खींचना चाहता है पोइट। देन वी हैव another theme, that is struggle for change. Through this poem, the poet actually wants to put forward his struggle for the change. जो चेंज आई है अफ्रीकन लोगों में, कि वो बदल गए हैं, वो मॉडर्निज्म के पीछे, वो यूरोपियन कल्चर के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि उन्होंने हर एक चीज़ जो अच्छी उनमें थी, कल्चरल जो उनके ट्रेडिशन में अच्छी थी, वो भूल चुके हैं। तो इसके खिलाफ, इस चेंज के खिलाफ स्ट्रगल को दर्ज करता है इस पोएम में गैब्रियल ओकारा। एंड देन वी विल गो फॉर अनदर थीम, जो वहाँ पे थीम, दैट इज़ द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन। अगर आप बार बार देखेंगे लाइन में सन की तरफ इशारा करता है, जो पर्सोना है इस पोएम का, दैट इज अ फादर एंड ही इज टॉकिंग, ही इज कन्वर्सेटिंग विद हिज सन। तो उसको बार बार कहे मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मैं भी एक ज़माने में आप जैसा। दैट मीन्स मासूम, इनोसेंट, विदाउट दिस कल्चरल कन्फ्लिक्ट, विदाउट द लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन वहाँ पे दिखाया गया है कि बच्चे हमेशा मासूम होते हैं, वो उनका जहन इन खुराफात से दूर होता है, जो ये हम कहते हैं कि हमें इमिटेट करना चाहिए, ये चीज़ इनफीरियर है तो वो चीज़ सुपीरियर। चिल्ड्रन एक्चुअली दे आर वेरी फार फ्रॉम दिस, दे आर वेरी इनोसेंट। तो ये कुछ थीम्स, जो मेन थीम्स हाईलाइट हुए हैं इस पोएम में। इसके बाद अगर हम जाएंगे इस पोएम की जो पोइटिक डिवाइसेस है, इनको आप कहेंगे यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ किए हैं पोइट ने यहाँ पे। सो द फर्स्ट वन इज़ देयर, जो कि पहली स्टंजा में है, दैट इज़ आइज ब्लॉक कोल्ड आइज। तो अगर आप पहले स्टंजा में देखेंगे, इट इज़ इन द वर्स नंबर 1 2 3 4 5 और द फिफ्थ लाइन, यू मे सिंपली कॉल इट, वहाँ पे है वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड मिस शैडो। तो ये यहाँ पे हम आमतौर पे इसको मेटाफर भी कह सकते हैं, बिकॉज देयर इज ए कंपैरिजन, बट एक्चुअली इट इज़ personification. He has personified this very thing यहाँ पे। तो comparison भी यहाँ पे है, तो because he has compared the eyes with the eyes block, it is again, so it has the both qualities of personification and metaphor। क्योंकि eyes को यहाँ देखने की क्वालिटी दी है, नॉन लिविंग थिंग है, इनएनिमेट थिंग है, तो उसको eyes के साथ कंपेयर किया, तो personification वहाँ पे है, eyes की क्वालिटीज़ दी है देखने की, लेकिन साथ में यहाँ पे कंपैरिजन भी हुआ है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन विद आइज ब्लॉक टू द ह्यूमन आइज। सो दिस इज अगेन ए मेटाफर, सो इट फंक्शंस बोथ, पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पे है और मेटाफर का काम भी दे रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम जाएंगे स्टंजा 3 की तरफ, वहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ। तो अक्सर बेशतर इस पोएम में ज़्यादा सिमिलीज़ का यूज़ हुआ है वहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बोल देता हूँ, वेयर मनी फेसेस लाइक ड्रेसेस। तो आजकल का इंसान जो यहाँ पे आप देखेंगे, आई थिंक 4th स्टंजा में यहाँ पे बात कर रहा है, आई हैव लर्न टू वेयर मनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, होम फेस, ऑफिस फेस। तो स्टंजा 4 में सिमिली का यहाँ पे यूज़ हुआ है। We know in simile there is use of two words like और as, या तो as यूज़ करते हैं या like यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे like आया है तो ये simile यहाँ पे है। इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे सिमिली का यूज़ हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ लाइक फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। अब इसके बाद जब हम जाते हैं इसी स्टंजा में नीचे जो लास्ट वाली लाइन या वर्स है, वहाँ पे कहता है विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। तो अगेन लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, दिस इज़ ए सिमिली। इसके बाद और एक सिमिली यहाँ पे आए है, जैसे कि लाइक स्नेक्स बेयर फैंग्स। जो यहाँ पे
अगर हम देखेंगे लास्ट स्टेंजा यानी 6th स्टेंजा में लास्ट लाइन में वहाँ पे दिखाया शोज ओनली में टीथ लाइक स्नेक्स बेयर फैंग्स। जब अपने आप को वो कंपेयर करता है पॉइंट स्नेक इवल थिंग से, क्योंकि वो डिसीविंग बन गया, उसकी हंसी अब धोखा देने वाली है, वो काटने वाली है, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने वाली है। सो अगेन हियर द लाइन माई टीथ लाइक स्नेक्स बेयर फैंग्स इज अगेन ए सिमिली। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे और एक पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ, दैट्स कॉल्ड एज पैरेललिज्म। व्हेन वी टॉक एक्चुअली व्हाट इज ए पैरेललिज्म, parallelism we can call it is actually a technique, a poetic device where you push। तो आप एक साथ रख लेते हो कुछ सिंथेटिक जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो एक ही जिसको हम कहेंगे एक ही सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे विथ स्लाइड चेंज। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, कॉकटेल फेस। तो ये जो सारी जो यहाँ पे सिंटैक्स हैं, यहाँ पे जो वर्ड्स जिनको आप सिंपल कहेंगे, तो ये क्या दिखाते हैं, एक ही सेंटिमेंट को दिखाते हैं, दैट इज हिपोक्रेसी। वी हैव टर्न्ड हिपोक्रेट्स। सो दिस वेरी टेक्निक वेयर यू पुट these different with a slight change of syntactic constructions, you juxtapose them, you put them together to represent a particular sentiment, that's called the parallelism। तो parallelism का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है इसमें, and the example is home face, street face, office face, and that's another things। Then again after this we have another poetic device used by the poet in this very poem, that is a consonance। And when we talk about the consonance, that is use of consonant sounds in a particular line in a consecutive manner। अगर इसकी बात हम करें यहाँ पे कहाँ पे कंसोनेंट साउंड यूज़ की है इसने पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, वी विल गो फॉर द लाइन वंस, ट्वाइस एंड देयर विल बी नो थ्राइस। तो यहाँ पे जो है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, तो जो स साउंड है दैट इज अ कंसोनेंट साउंड दैट हैज़ बीन देयर, तो इट विल बी कॉल्ड एज कंसोनेंस। एंड अगेन देयर इज अनदर वर्ड गॉन सन, तो एन साउंड और न साउंड इज देयर, गॉन सन। तो दो इन दो वर्ड्स में वहाँ पे भी कंसोनेंट साउंड आ रही है दो जगह इकट्ठे, इट इज़ अगेन ए कंसोनेंस। So dears, it was all about the poetic device or literary device used by the poet। तो ये कुछ यहाँ पे इसने यूज़ किया था। सो मेटाफर एंड personification the first, then there are some similes, इसके बाद parallelism और इसके बाद consonance। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं इसमें। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस पोइम में व्हाट इज़ द मैसेज इन द पोइम, तो पोइम की मैसेज क्या है, एट द एंड ऑफ द पोइम क्या मैसेज हमें मिल रही है। तो दो तीन मैसेज हैं यहाँ पे। नंबर वन इज़ दैट इट इज़ दिस पोइम गिव्स अफ्रीकन पीपल दैट अफ्रीकन पीपल शुड बी अवेयर ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो पहली मैसेज ये है कि जो अफ्रीकन लोग हैं, पॉइट जो गैब्रियल कर रहा है वो चाहता है कि मेरे वतन के लोग, द कंट्री मैन ऑफ माई, द पीपल ऑफ माई कंट्री, द कंट्री मैन शुड बी अवेयर ऑफ देयर ट्रू आइडेंटिटी, देयर रियल आइडेंटिटी, दैट इज़ देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन। तो ये वाली मैसेज पहले वहाँ पे देना चाहता है। सेकेंड मैसेज इज़ दैट these Africans should be proud of their culture and tradition। ये भी यहाँ पे मैसेज देने की कोशिश कर रहा है poet Gabriel Okara in this very poem, that the Africans should not feel inferior with regard to the Europeans and other cultures। they are equivalent, they have their own culture, they have their own identity and they should be proud। कि अफ्रीकन लोग उनको चाहिए कि वो अपने कल्चर पे बिल्कुल उसी तरह फ़ख्र करें जैसे वो यूरोपियंस करते थे प्री कॉलोनाइजर टाइम, जब कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था मॉडर्न कल्चर और उनके कल्चर का। नेक्स्ट मैसेज, जो मैसेज यहाँ पे है दैट इज़ हिपोक्रेसी इज़ नॉट गुड। तो हिपोक्रेसी हमारे रिश्तों को बिगाड़ देती है, हमारे समाज को बिगाड़ देती है। इसमें क्या होता है कि आप धोखे में रहते हैं, लोग कुछ अंदर होते हैं और उनके दिल कुछ अंदर होता है और उनका ज़बान कुछ और बोलते हैं, तो धोखेबाजी चलती है इसमें। एंड द लास्ट मैसेज विच इज़ देयर, आई शुड से देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज़ इन स्टैंडर्ड्स इन फेवर
फेवर ऑफ यूरोपियन कल्चर और मॉडर्न कल्चर। तो पोइट कहना चाहता है टू हिज कंट्रीमैन, टू पीपल ऑफ अफ्रीका दैट देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज़। आप कंप्रोमाइज़ मत कर लीजिए अपने कल्चर को व्हेन यू कंपेयर योर कल्चर विद द मॉडर्न और द यूरोपियन कल्चर। आप अपने कल्चर को इन्फीरियर मान के छोड़ देते हो, फिर यूरोपियंस को इमिटेट करना शुरू दे, चाहे उठने बैठने में हर जगह। सो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि दिस इज़ नॉट वेरी गुड, यू शुड नॉट go for this compromise with regard to your tradition and culture. So dear students, this was all about the poem that is Once Upon a Time, Gabriel Okara. अगर हम इस पोइम की जनरल बात करेंगे, क्योंकि हमने बार बार इस लेक्चर में या इससे पहले लेक्चर में बात की कि ये अफ्रीकन जो पीपल थे वहाँ, जो उनमें चेंज आई उनकी तरफ इशारा, लेकिन इन जनरल अगर हम इस पोइम को इसकी बात कर लेते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ सटायर। यू नो व्हाट इज़ अ सटायर? व्हेन यू ridicule, when you criticize a change in a particular society or an institute or an organization or in even a person, जब उसमें एक चेंज आती है अनडिजायर्ड, उसको आप नहीं चाहते, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, तो जब वो हाईलाइट करते हो थ्रू ह्यूमर, थ्रू योर लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स, तो उसको हम सटायर कहते हैं। तो इस पोइम में सटायर है, दैट पोइट एक्चुअली वांट्स दैट व्हाट हैज़ हैपेंड इन अफ्रीका इट इज़ नॉट गुड। तो हर जगह वो फिर उसने एलॉबरेशन किया कहाँ कहाँ पे आपने चेंज लाई है अपने मैनर में, आपने उठने बैठने में, कि वो क्यों गलत है। सो दिस पोएम इज़ एक्चुअली इन द लार्जर क्वांटिटी, इट इज़ अ सटायर ऑन द मॉडर्न हिपोक्रेसी, ऑन द मॉडर्न आई शुड से डबल टॉक, ऑन द मॉडर्न materialistic approach of the human beings or the people. So इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इस पोइम की, अगर इसकी हम इन जनरल एक एप्रिसिएशन करें, तो पोइम एप्रिसिएशन पे बिल्कुल पूरी खरी उतरती है। जो पोइट है गैब्रियल ओकारा, उसने पूरी तरह से जो उसकी फीलिंग्स थी उसको सामने रखा है और चाहा है कि लास्ट में जो उसके कंट्रीमैन हैं, या हम कहेंगे इन जनरल अगर इस मैसेज को ले लें, इस पोइम को, जो मॉडर्निज्म के पीछे हम सब पागल हो चुके हैं, अब हम भूल चुके हैं रिश्तों को, हम भूल चुके हैं उस सिंसेरिटी, ऑनेस्टी एंड सिंपलिसिटी को जो किसी ज़माने में हुआ करती विद आवर एंसेस्टर्स, विद आवर आई शुड से द पीपल हु वर बिफोर अस, हु केम बिफोर अस। तो जो उनके पास वो एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत थी, उसको वो जगाना चाहता है। सो दिस इज अ जनरल मैसेज इन दिस पोएम, एंड एक्चुअली दिस पोएम इज अ ग्रेट satire on modern culture, modern materialistic approach. I think, dear learners, that you have understood this poem. You have watched part 1 of this poem where we touched the text of the poem, and now in this very part we talked about the critical analysis and appreciation of the poem. Dear learners, this was all about this video lecture. I will be soon back with another topic from poetry or prose or from grammar. Till then, take care, have a nice time, goodbye.